मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। बीए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों का विषय चल रहा है ब्रिटिश कंपनी के साथ प्रमुख राजपूत राज्यों द्वारा संधियां 1818 ईस्वी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया गया कि क्या कारण थे जिसकी वजह से राजस्थानी राज्यों ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया, साथ ही वो क्या कारण थे जबकि अंग्रेज राजस्थान के राजाओं के साथ संधि करने के लिए तैयार हुए। इसके पश्चात हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि अंग्रेजों के साथ संधि के लिए क्या प्रारंभिक प्रयास राजस्थान के राजाओं के द्वारा किए गए। अंग्रेजों की सर्वोच्चता भारत में 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद स्थापित हो चुकी थी और इधर 1761 ईस्वी में मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो चुके थे। तो ये स्पष्ट था कि मराठे जो हैं वो अंग्रेजों से कमज़ोर हो रहे हैं और ये भी स्पष्ट था कि ये दोनों शक्तियां, मराठे चूँकि वो भारत पर अधिकार अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, इधर अंग्रेज भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो दोनों ही शक्तियों में युद्ध होगा ही। और इन दोनों शक्तियों के मध्य हमें युद्ध दिखाई देता है 1776 AD से, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। राजस्थान पर अब तक मराठों ने लूटमार के द्वारा अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर रखा था, लेकिन अब मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं ने कोशिश की कि वे अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करें। मराठों के शत्रु थे अंग्रेज और इसीलिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से मित्रता स्थापित करने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास कलकत्ता भेजा मित्रता करने के लिए। इस समय तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अंग्रेजों का जो केंद्र था वो कलकत्ता में था। 1781 ईस्वी में जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मराठों के आतंक और दबाव से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से पत्र व्यवहार किया, लेकिन इस समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, साथ ही संधि वार्ता भी चल रही थी, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1786 ईस्वी में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने अपने मंत्री दौलत राम हल्दिया को लखनऊ स्थित अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा, मराठों के विरुद्ध सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन असफल हुआ। 1789 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह और जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने महाजी सिंधिया के विरुद्ध अंग्रेजों से सहयोग पाने का पुनः प्रयत्न किया, लेकिन असफल हुए। 1794 ईस्वी में फिर से जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने अपने फ्रांसीसी अधिकारी पिल्लेट के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी चूंकि अहस्तक्षेप की नीति का पालन कर रही थी, इसीलिए कंपनी ने इस समय में भी राजस्थान के राजाओं को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की। 1795 ईस्वी में जब महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, तब जयपुर और कोटा ने 1796 में जोधपुर के राजाओं ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता पाने की फिर से कोशिश की, फिर से असफल हुए। 1799 ईस्वी में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने अवध के पदच्युत नवाब, जो कि एक तरह से अंग्रेजों का शत्रु हो चुका था, वाजिद अली शाह को अपने राज्यों के उसके राज्य में संरक्षण लेने के लिए आया था, उसे धोखे से अंग्रेजों को दे दिया, जिससे कि अंग्रेज उसके साथ साथ सहानुभूति रखें और उसके साथ संधि कर लें, लेकिन अंग्रेजों ने यह संबंध भी नहीं रखा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि राजस्थान के राजाओं ने अनेक बार मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता लेने का प्रयत्न किया, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 19वीं शताब्दी से हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया। अब ये संधियां हमें कब दिखाई देती हैं? अगस्त 1803 ईस्वी में जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठे पराजित हुए और सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने जब सुरजी अर्जन गांव की संधि अगस्त 1803 में की, तो जयपुर और जोधपुर जो सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, वे क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े। मराठों की पराजय ने राजपूत शासकों को अब एक अवसर दे दिया कि मराठों के विरुद्ध वे अंग्रेजों के पास जा सकते हैं।
29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कर ली। इसके बाद अंग्रेजों ने अलवर और जयपुर से भी संधियां की। जोधपुर राज्य को भी संधि का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जोधपुर के राजा ने अपनी ओर से कुछ शर्तें लिखी, इसीलिए अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर राजाओं के साथ संधियां करने में अंग्रेजों का मुख्यतः उद्देश्य जो रहा होगा वो सिंधिया की शक्ति को कमजोर करना था, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा इस समय में सिंधिया और होलकर यही मराठा सरदार थे जो शक्तिशाली थे, अन्यथा पेशवा की भी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। वेलेजली की ये जो साम्राज्यवादी नीति थी, इस नीति को कंपनी के संचालकों ने पसंद नहीं किया और उसे वापस बुला लिया। वेलेजली के बाद उसका उत्तराधिकारी बनकर गवर्नर जनरल बनकर आया जॉर्ज बालो, और जॉर्ज बालो चूंकि कंपनी की हस्तक्षेप नीति का पालन कर रहा था, तो उसने 1805 में सिंधिया के साथ संधि की और जयपुर जोधपुर पुनः राजपूत क्षेत्र सिंधिया के संरक्षण में दे दिए। भरतपुर और अलवर के साथ जो संधियां हुई थी, उन संधियों को अंग्रेजों ने कायम रखा। ये हो सकता है कि विभिन्न शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा रखा गया होगा। इसी समय राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जो मेवाड़ और राजस्थान दोनों के ही इतिहास के लिए कलंक कही जाती है। यह घटना थी कृष्णा कुमारी की घटना। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए यह घटना शायद हुई। 1798 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ तय की, लेकिन जब तक विवाह हो पाता उससे पहले ही जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात मानसिंह जोधपुर का राजा बना। इधर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह से करने का प्रस्ताव किया। सवाई जगत सिंह से सगाई करने के लिए सगाई का जो दल था वो भी चल दिया, लेकिन जोधपुर के तत्कालीन राजा मानसिंह का ये कहना था कि सगाई का नारियल पहले जोधपुर राजघराने में आया है, अतः कृष्णा कुमारी के साथ विवाह का प्रथम दायित्व जोधपुर का है। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने इस बात को नहीं माना और 1806 ईस्वी में जब सगाई का टीका जयपुर की ओर भेजा तो मानसिंह ने सेनाएं भेज दी। शाहपुरा के राजा ने बीच बचाव किया और जो टीके को लेकर जाने वाला जो दल था वो उदयपुर लौट आया। सवाई जगत सिंह को मानसिंह के इस कृत्य के लिए कि उसके लिए सगाई का टीका आ रहा था, लेकिन मानसिंह नहीं चाहता था तो उसने लौटा दिया। तो सवाई जगत सिंह को ऐसा कहकर पोकरण के ठाकुर ने भड़का दिया। सवाई जगत सिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को अपनी ओर मिला लिया और जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर का राजा मानसिंह पराजित हुआ और उसे जोधपुर के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। जयपुर की सेनाओं ने जोधपुर का घेरा डाल दिया, लेकिन घेरे के दौरान ही मानसिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को धन का लालच देकर अपने राज्य में अपनी ओर मिला लिया और अमीर खां सवाई जगत सिंह की शक्ति को कमजोर करने के लिए जयपुर की ओर लूटमार करने चला गया। अपने राज्य को बचाने के लिए सवाई जगत सिंह को घेरा उठाना पड़ा और अपने राज्य की ओर लौटना पड़ा। अमीर खां से आतंकित होकर 1809 ईस्वी में जगत सिंह ने मानसिंह से एक समझौता कर लिया और ये तय हुआ कि दोनों ही राजा उदयपुर की राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करेंगे। लेकिन मानसिंह अभी भी सशंकित था कि कहीं ऐसा न हो सवाई जगत सिंह उसके साथ विवाह कर ले। मानसिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को उदयपुर के लिए भेजा। पिंडारी नेता ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से 11 लाख रुपए की मांग की और जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने एकलिंग जी के मंदिर को लूटा और महाराणा को उसने ये कहलवाया कि या तो कृष्णा कुमारी की शादी जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ कर दे, अन्यथा उसे मरवा दे। महाराणा इतना अशक्त हो चुका था कि वो अगर जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ विवाह करता तो जयपुर का राजा उस पर चढ़ाई करता। तो ऐसे में उसे अनुकूल लगा कि वो अपनी पुत्री को मारवा दे और कृष्णा कुमारी को विषपान करवा दिया गया और 16 साल की वो जो लड़की थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये माना जाता है कि यह बप्पा रावल के वंशजों का नैतिक पतन था कि वो अपनी पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पाए और एक अन्य व्यक्ति के कहने पर, एक आक्रमणकारी के कहने पर उन्हें अपनी पुत्री को विषपान कराना पड़ा।
कृष्णा कुमारी की घटना ने राजपूत राज्यों के खोखलेपन को सब जगह उजागर कर दिया। ये पता चल गया कि वो अंदर से नैतिक पतन, दुर्दशा, दयनीय स्थिति सब कुछ राजस्थान में हो चुकी है। यानी कि वो वंशज जो किसी समय में बहुत अधिक प्रसिद्ध था, लेकिन अब उनकी शक्ति बर्बादी की ओर है। और शायद यही कारण रहा होगा कि धीरे धीरे जब इनकी निर्बलता स्पष्ट होती जा रही थी, तो अपनी निर्बलता को दूर करने के लिए ही राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। सबसे पहली जो संधि हुई है वो संधि हुई है कोटा के साथ। यहाँ एक चीज याद रखिएगा जो कॉमन है, आपको संधियां जो पढ़ाई जाएंगी कोटा, मेवाड़, मारवाड़ इत्यादि के साथ पढ़ाई जाएंगी, तो इनमें जो कुछ कॉमन फैक्ट थे जो सभी राज्यों के साथ संधि करते वक्त रखे गए, वो थे कि संधि करने वाला राज्य, चाहे वो कोई भी हो, राजस्थान का और अंग्रेज दोनों के मध्य मैत्री रहेगी। एक का मित्र दूसरे का मित्र, एक का शत्रु दूसरे का शत्रु माना जाएगा। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं मांगेगी, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मराठों को जो खिराज देते थे वही खिराज ये लोग कंपनी को देंगे। इसके अलावा कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपियन को अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे। कंपनी की स्वीकृति के बिना ना तो किसी राज्य पर आक्रमण करेंगे, ना किसी से दोस्ती करेंगे, और कंपनी का संरक्षण ये स्वीकार करेंगे। ये कुछ शर्तें थी जो कि लगभग सभी संधियों में हमें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कोटा के साथ संधि। कोटा सबसे पहला राजस्थान का राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कोटा और अंग्रेजों के बीच में 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि हुई थी, और इस संधि की जो शर्तें थी वही अन्य राजस्थानी राज्यों के लिए आधार बनी। कोटा के साथ संधि होने का सर्वोत्तम कारण क्या था कि कोटा का जो मुख्य प्रशासक था, एक तरह से दीवान झाला जालिम सिंह, वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, और यही कारण था कि उसने आगे चलकर अपने संरक्षकों के लिए भी, अपने वंशजों के लिए भी एक अलग राज्य का निर्माण तक करवा डाला। 1758 में वह कोटा का फौजदार बना, और 1761 ईस्वी के भटवाड़ा युद्ध में उसकी प्रसिद्धि जो थी वो सब जगह पर फैल गई। उसने मराठों को भी साम दाम दंड भेद के द्वारा कोटा से दूर रखने का प्रयत्न किया। वो मराठा सरदारों को धन दे देता, कभी सैनिक सहायता दे देता, और इस तरह से वह उसने कोटा को बचाने की कोशिश की। जालिम सिंह ने अंग्रेजों के साथ अपनी मित्रता कर ली। सिंधिया और होलकर से भी उसकी मित्रता थी। वह लाखों रुपया मराठों को देता था जिससे कि मराठा से कोटा लूटमार इत्यादि से बच जाए। इस तरह से, लेकिन जब उसे यह लगा कि मराठों की और पिंडारियों की शक्ति कमज़ोर हो रही है, तो उसने अंग्रेजों की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को पिंडारियों से युद्ध करना पड़ा तो जेम्स टॉड ने झाला के समक्ष सहायता का प्रस्ताव रखा, और झाला जालिम सिंह ने तुरंत इस सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार किया, अंग्रेजों की सहायता की। और जब पिंडारियों को परास्त किया गया तो अंग्रेजों ने कोटा को डीग, पंचपहाड़, आहोर और गंगराड़ के परगने दिए। मतलब यह है कि झाला जालिम सिंह ने बदलती हुई हवा के रुख को पहचाना, और उसने जब ये जाना कि मराठों से ज़्यादा अंग्रेज सर्वोच्च हो रहे हैं, तो वो अंग्रेजों की ओर मुड़ गया। और इसीलिए जब झाला जालिम सिंह ने कोटा के प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा तो उसने मेटकॉफ से बातचीत कर संधि करवा ली। इस संधि की शर्तें लगभग वही थी जो अभी आपको बताई गई। सामान्यतः कुछ शर्तें, जैसे दोनों के बीच में मैत्री और सद्भावना रहेगी, एक का मित्र दूसरे का मित्र, दूसरे का शत्रु दूसरे का शत्रु रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने कोटा राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया। कोटा के महाराज और उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहेंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे। ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न संधि करेगा न मैत्री करेगा। इसके अलावा कोटा किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, और यदि किसी के साथ विवाद होता है तो वो अंग्रेजों की मध्यस्थता के निपटाया जाएगा। कोटा जो मराठों को खिराज दे रहा है वही खिराज अंग्रेजों को दिया जाएगा, और कोई भी शक्ति अब कोटा पर खिराज का दावा नहीं करेगी। जब अंग्रेजी सरकार को आवश्यकता होगी तब कोटा अपनी सैनिक सहायता देगा। महाराज और उसके उत्तराधिकारी राज्य के पूर्णतः शासक बने रहेंगे। ब्रिटिश सरकार के दीवानी और फौजदारी नियम वहाँ लागू नहीं होंगे, और ब्रिटिश सरकार उनके राज्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन
ये कहा जाता है कि झाला जालिम सिंह अपने लिए भी कुछ चाहता था, तो उसने 20 फरवरी 1818 ईस्वी को एक पूरक संधि और की, और इस संधि के अंतर्गत 2 धाराएं शामिल की गईं। एक धारा थी कि कोटा के राजा महाराव उम्मेद सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र और उसके वंशज कोटा राज्य के शासक होंगे। दूसरी धारा जो महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि राज्य की समस्त सत्ता यानी कि प्रशासन झाला जालिम सिंह और उसके बाद उसके वंशजों के पास रहेगी। एक तरह से झाला जालिम सिंह ने अपने वंशजों के लिए एक स्थान सुरक्षित करवा दिया। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि यह जाली साइन किए गए और इस तरह से यह जो संधि थी यह गलत हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह की सेवाओं और उसके सहायता के बदले उसे यह उपकृत करने का प्रयत्न किया था। जालिम सिंह के इस कार्य के कारण वह कोटा में अलोकप्रिय हो गया। उसके विरोधियों ने उसकी हत्या करने की भी कोशिश की, और जब नया उत्तराधिकारी कोटा में बना महाराव किशोर सिंह, तो उसने झाला जालिम सिंह के अधिकारों को चुनौती दी। कर्नल टॉड जालिम सिंह का मित्र था, इसीलिए उसने उसकी ओर सहायता ली और कोटा के महाराव को भागकर बूंदी में शरण लेनी पड़ी। कोटा का महाराव दिल्ली में भी गया, लेकिन वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, और 1821 ईस्वी में मंगरौल में झाला जालिम के साथ किशोर सिंह का युद्ध हुआ, पराजित हुआ, उसे वहाँ से पलायन करना पड़ा। बाद में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने उनके मध्यस्थता कराई 22 नवंबर 1821 को, और ये तय हुआ कि महाराव किशोर सिंह जालिम सिंह की वो दीवान स्वीकार करेंगे और दोनों ही एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके पश्चात किशोर सिंह वापस लौट आया। 1824 में झाला दीवान सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र माधो सिंह कोटा का दीवान बना। दोनों में फिर लड़ाइयाँ, संबंध बिगड़ने लगे बाद में, तो इसीलिए 1837 ईस्वी में झाला के उत्तराधिकारियों के लिए अंग्रेजों ने एक नए राज्य का निर्माण किया, जो झालावाड़ था। झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों के लिए झालावाड़ का निर्माण कर दिया गया। एक तरह से अंग्रेजों ने उसकी सहायता या उसकी मदद के बदले उसे पूरी तरह से उपकृत कर दिया, और इस तरह झाला जालिम सिंह की नीतियों ने कोटा का अंग भंग करा दिया। कोटा के पश्चात अगली संधि हुई जोधपुर के साथ। यह संधि हुई 6 जनवरी 1818 ईस्वी को। इस संधि के अंतर्गत इस संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने, राजा की ओर से छत्र सिंह, व्यास बिशनदास, व्यास अभयराम ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अंतर्गत भी यही था कि अंग्रेज और महाराजा मानसिंह यानी जोधपुर के राजाओं के मध्य मैत्री को स्वीकार किया गया, और साथ ही ये कहा गया कि जोधपुर जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु, एक का मित्र दूसरे का मित्र। अंग्रेजी सरकार की अनुमति के बिना जोधपुर राज्य किसी पर चढ़ाई नहीं कर सकता, किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा, किसी के साथ मैत्री नहीं रखेगा, नए राज्यों के साथ मैत्री नहीं रखेगा, अंग्रेजों को सर्वोच्च मानेगा, और साथ ही जितना खिराज सिंधिया को देता था उतना अंग्रेजी सरकार को देगा। सिंधिया के साथ जो करारनामा था वो समाप्त माना गया। अब इसके अलावा अंग्रेजी सरकार की मांग पर जोधपुर राज्य 1500 सवार अंग्रेज सरकार की सेवा में भेजेगा, और यदि अधिक आवश्यकता पड़ती है अंग्रेजों को सेना की, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जितनी आवश्यकता है उसके अलावा समस्त सेना अंग्रेजी सरकार की सेवा में भेजेगा। जोधपुर के महाराज और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्ण स्वामी बने रहेंगे, ब्रिटिश क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से लगभग वही समान शर्तें जोधपुर के साथ भी स्वीकार की गईं। जोधपुर के पश्चात उदयपुर यानी मेवाड़ के साथ अंग्रेजों ने संधि की 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। इस संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने और महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अंतर्गत भी वही धाराएं रखी गईं, एक का मित्र दूसरे का मित्र, एक का शत्रु दूसरे का शत्रु, दोनों मित्र बने रहेंगे। साथ ही अंग्रेजी सरकार का संरक्षण मेवाड़ स्वीकार करेगा। उदयपुर का महाराणा और उसके वंशज उदयपुर के राजा बने रहेंगे। उदयपुर के महाराजा कहीं भी आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि किसी के साथ विवाद होता है तो अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे। किसी के साथ यानी कि युद्ध और मैत्री अंग्रेजों के माध्यम से ही संभव थी। इनके खिराज के लिए स्वीकार किया गया कि प्रथम 5 वर्ष तक राज्य की आय का 1/4 भाग प्रतिवर्ष अंग्रेज सरकार को, उसके पश्चात प्रतिवर्ष 3/8 भाग दिया जाएगा, और कोई अन्य शक्ति
महाराणा पर खिराज या धन पाने के लिए दावा नहीं कर सकती थी। आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देंगे। उदयपुर के महाराणा उदयपुर के पूरी तरह राजा बने रहेंगे। आप लोग जैसे जैसे शर्तों के बारे में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि लगभग सभी की समान शर्तें हैं सिवाय खिराज को लेकर। अन्य राज्यों के साथ जो संधियां हुई, ये तो प्रमुख राज्य थे जिनके साथ संधियां हुई। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के साथ जो संधियां हुई उनके अंतर्गत राजपूत राजकों को अपनी बाह्य सत्ता यानी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। उनके आपसी विवादों में अंग्रेजों की मध्यस्थता और निर्णय के लिए अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा। आवश्यकता के समय उन्हें अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द करना पड़ेंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। बस वस्तुतः ये तय किया गया था जितना मराठों को खिराज देते हो उतना ही अंग्रेजों को दे दो, बस इतना है। जयपुर राज्य में चूंकि मराठों और पिंडारियों ने बहुत बर्बादी की थी, इसीलिए प्रथम वर्ष उसे खिराज से मुक्त रखा गया। उसके बाद 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष और उसके बाद हर वर्ष 1-1 लाख रुपए का खिराज बढ़ता जाएगा। छठे वर्ष से 8 लाख रुपए वार्षिक तय हुआ था। बूंदी से 80,000 रुपये वार्षिक लेना तय हुआ। बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ ये लोग मराठों को नियमित खिराज नहीं देते थे, इसीलिए कंपनी ने इन्हें खिराज से मुक्त रखा। लेकिन जब भी कंपनी को आवश्यकता होगी तो ये राज्य अपनी तरफ से पूर्ण सहायता कंपनी को देंगे। यह राजस्थान के राज्यों के साथ जो संधियां हुई थी उन संधियों की शर्तें सामान्यतः रखी गई थी। 1818 की ये जो संधियां हुई ब्रिटिश आधिपत्य को लेकर, इन संधियों का परिणाम राजस्थान में क्या हुआ? ये कह सकते हैं कि इन संधियों के साथ ही राजस्थान के इतिहास के एक युग का अंत और एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन चुका था। 1817-18 की संधियों के पश्चात राजस्थान के राज्यों पर कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। इन सब से राजस्थान के परंपरागत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचों में परिवर्तन होने लगा। ये परिवर्तन कहीं सकारात्मक भी हमें दिखाई देते हैं, कहीं नकारात्मक भी दिखाई देते हैं। अंग्रेजों की नीति थी अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना। इधर राजस्थानी राजाओं की नीति थी अपने हितों की सुरक्षा करना और साथ ही अपने राज्यों को बचाए रखना। यदि संदर्भ में सबसे पहले हम राजनीतिक परिणाम देखें, आंतरिक प्रशासन, शासकों के भोगविलास में वृद्धि, सामंतों की पद मर्यादा पर प्रहार, ये राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत आते हैं। अब राजनीतिक शक्ति के जो केंद्र अभी तक राजस्थान के राजा थे, वो केंद्र परिवर्तित होकर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। 1817-18 में जब राजस्थानी राजाओं ने ब्रिटिश शासकों के साथ संधि की तो उन्होंने राहत का अनुभव किया कि अब उनके जितने भी सिरदर्द हैं वो सारे सिरदर्द अंग्रेजों के मत्थे उन्होंने कर दिए। राजस्थान में अशांति और अराजकता का अंत हो गया, शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। कंपनी द्वारा जब राजस्थान के राज्यों को अपने संरक्षण में लिया गया तो शासकों की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई, क्योंकि संधियों में तो हालांकि कंपनी सरकार ने ये कहा था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और संपूर्ण जो प्रशासन था वो अंग्रेज रेजिडेंटों के हाथों में ही चला गया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ रहा था कि वे बाह्य झगड़े कंपनी की मध्यस्थता से स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में कंपनी ने उनकी जो विदेश नीति थी वो पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और विशेष परिस्थितियों में आंतरिक मामलों में भी वो हस्तक्षेप करती थी। वार्षिक खिराज का जो निर्धारण था वो कंपनी ने किया, जबकि वार्षिक खिराज राजा कहाँ से वसूलते थे? प्रजा से। राज्यों की बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हुई, आपसी स्वतंत्रता उनकी समाप्त हो गई। आपसी संबंध जो कभी बहुत अच्छे थे वो पूरी तरह और खराब होने लगे। कंपनी सरकार ने ये नहीं कहा था कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसने धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनके राज्य को अपने अनुसार संचालित करना भी शुरू कर दिया। बीकानेर राज्य के साथ जब संधि हुई तो ब्रिटिश सरकार ने महाराज के विरोधी सामंतों और अन्य विरोधियों को कुचलने में सहयोग देने की बात कही थी। यानी कि कई बार हम ये देखते हैं कि इन संधियों में कुछ ऐसी शर्तें थीं, वे शर्तें अपने आप ही इन राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर अंग्रेजों का अधिकार दे रही थी। साथ ही एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। पॉलिटिकल एजेंट ने सारी सत्ता अपने हाथों में रख ली। इसके बाद हम देखते हैं कि जब राजाओं ने ये देखा कि शासन सत्ता पर उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो धीरे धीरे उदासीन होने लगे और अपने आप को वो भोग विलास में डुबाने लगे।
ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप हो रहा था। ब्रिटिश समर्थक जो पदाधिकारी थे वो भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ऐसे में राजपूत राजा अपने शासन के प्रति पूरी तरह उदासीन हो गए और इनके पास अपने आप को बिजी रखने का एक साधन था भोग विलास और आमोद प्रमोद, और ये लोग भोग विलास में डूबते चले गए। जयपुर का राजा जगत सिंह बहुत अधिक विलासी था। उसने रसकपुर नामक एक वेश्या को अपनी महारानियों से भी अधिक सम्मान और अधिकार प्रदान किए, उसके नाम के सिक्के तक चलाए। जोधपुर का राजा मानसिंह वो भी भोग विलास में डूब गया। कोटा का राजा शत्रुसाल वो तो अपना अधिकांश समय रनिवास में बिताता था। इस तरह से राजाओं की भोग विलासता बढ़ती चली गई। इनका मुख्य भोग विलास के साधन होते थे पोलो, शिकार, कुश्ती के दंगल, हाथियों के दंगल, विलायती नटों के तमाशे, विलायती कुत्तों के तमाशे, संगीत, नृत्य, शराब की दावतें आदि। राग रंग में जब ये लोग डूबते चले गए तो उनका नैतिक पतन भी हो गया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो अपनी रियासत की ओर ध्यान दे। कोई ये नहीं ध्यान देता था कि प्रजा कष्ट में है, प्रजा कैसी है। जो भी उनके साथ सरकारी अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी उनके साथ जो सुलूक कर रहे हैं उसे दूर करने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में प्रजा की दशा भी खराब होती चली गई और राजाओं की जो दशा थी वो भी खराब होती चली गई। सामंतों की पद मर्यादा पर भी इससे प्रभाव पड़ा। सामंतों पर नियंत्रण रखने के लिए ही ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया गया था। तो अंग्रेजों ने सामंतों की सत्ता को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सामंतों को भी उन्होंने करदाता बना लिया। सामंतों की सैनिक सेवाओं की आवश्यकता राजाओं को नहीं रही तो सामंतों की सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जब सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई तो उनसे कर वसूलने का अधिकार भी छीन लिया गया। और इस तरह से जो सामंत और शासकों में जो झगड़े होते थे उसका निपटारा भी अंग्रेजों के माध्यम से होता था। सामंतों की जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों को, उनके विशेषाधिकारों को भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने समाप्त करना शुरू कर दिया, जिससे सामंतों की प्रतिष्ठा जो थी वो समाप्त होने लगी, उनकी प्रतिष्ठा जो थी वो कम होने लगी। उनके जो कुछ सुविधाएं उन्हें प्राप्त थीं वे सुविधाएं उनकी समाप्त कर दी गईं। इन सुविधाओं के समाप्त करने का प्रभाव सामंतों पर पड़ा कि वो भी अब सामान्य पदाधिकारी के अंतर्गत ही आ गए। अब बात करते हैं राज्य की आर्थिक स्थिति की। राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने लगा। कंपनी सरकार, जब राजस्थान के राजा कंपनी को नियमित खिराज दे रहे थे तो कंपनी को नियमित खिराज देने का परिणाम हुआ कि राजस्थान के राज्यों का आर्थिक शोषण होने लगा। राजस्थान के राजाओं ने सामंतों से अधिक धन वसूलने की कोशिश की जिससे कि वो कंपनी सरकार को पैसा दे सकें। तो सामंतों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास खालसा क्षेत्रों में लूटमार करके किया। खिराज की बहुत भारी रकम थी, अन्य खर्चे भी थे। तो ऐसे में इसकी क्षतिपूर्ति इधर राजा तो सामंतों से करने की कोशिश करते और सामंत अपने अधिकारों को बनाए रखने की कोशिश करते। ब्रिटिश सरकार ने बाद में सैनिक अभियान और सैनिक खर्च के नाम पर अपनी सेनाएं बना ली और उनका खर्च उन्होंने राजाओं से वसूलना शुरू कर दिया। 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई शेखावाटी में शांति के लिए, और इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूला गया। तो जयपुर राज्य को सेठों और साहूकारों से इसे वसूलना पड़ा, और जब वो इसे देने में असमर्थ रहे तो बाद में कोट किराना के नाम से 21 गांव, 21 परगने जो थे वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिए। इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग बटालियनों की स्थापना उन्होंने कर दी और उन बटालियनों के खर्च के नाम पर, अन्य खर्चों के नाम पर, अन्य करों के नाम पर उन्होंने धन लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश संरक्षण का प्रभाव कृषि और कृषकों पर भी पड़ा। जब राजाओं की विलासिता बढ़ी तो राजाओं की विलासिता का प्रभाव किसानों पर पड़ा, क्योंकि उनसे अधिक कर की मांग की गई। अनेक कर जो थे वो भी उन पर लाद दिए गए, जबकि किसानों की समस्याओं का या किसानों का ये देखना कि कभी किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की वजह से यदि कृषि नहीं हुई है तो उन्हें किसी भी तरह का रिलीफ उस समय में नहीं दिया गया। तो ऐसे में जब किसानों की जो क्रय शक्ति थी वो समाप्त होने लगी तो उस क्रय शक्ति का प्रभाव राज्य की आय पर, राज्य की आर्थिक स्थिति पर और औद्योगिक विकास पर पड़ा। औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ब्रिटिश संरक्षण के बाद यहाँ के जो परंपरागत उद्योग और व्यापार थे वो समाप्त होने लगे। यहाँ से जो खनिज बहुत तीव्र खनन हो रहा था उस खनन पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार करने का प्रयत्न किया। जैसे राजस्थान में खेती होती थी अफीम की, तो धीरे धीरे अफीम के खेती पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नमक के उत्पादन पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया
और इस तरह से राजस्थान के जितने भी उत्पादन के साधन थे उन उत्पादन के साधनों को अपने लाभ के अनुसार अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का जो सबसे भयंकर परिणाम हमें दिखाई देता है वो परिणाम दिखाई देता है अकालों में वृद्धि। क्योंकि जब सुविधाएं नहीं दी गई तो सुविधाओं के ना देने के कारण इस समय में राजस्थान में अकालों का अकाल पड़ने लगे। लेकिन अकालों के समय में चूंकि राजाओं के द्वारा सुविधाएं दी जाती थीं तो ऐसे में किसान जो थे वो उन अकालों से उबर जाते थे। लेकिन इस समय में अधिक अकाल पड़े और इससे जन और पशु हानि हुई और उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई। तो इस तरह से राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अधिक डावाडोल हो गई। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम स्वरूप राजस्थान एक निचले स्तर पर पहुंच गया। भारी कीमत राजस्थान के राजाओं को चुकानी पड़ी, लेकिन बाद में कुछ राजस्थान के राजाओं ने अपने राज्यों की दशा को सुधारने का प्रयत्न भी किया, जैसे बीकानेर के रावल। और जब राजा भोगविलासता में डूब गए तो राजा की भोगविलासता के विरुद्ध जब जनता त्रस्त हुई तो जनता ने अंग्रेजों को इन सब परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी माना और जो जनता थी उनमें ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार होने लगा। धन्यवाद।